फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, मन से करते रहिए, और मेरी ब्लेसिंग्स और मेरा हमेशा बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। बाकी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी केमिकल काइनेटिक्स का आगे का टॉपिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, उससे रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली हैं। वो दोनों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से ही क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देना चाहते हैं, CUET देने वाले हैं, तो उन सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स और nth ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, आगे के जितने भी काइनेटिक्स आएंगे, ठीक है। तो उस तरह के उनके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या मेथड है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे लेके आया हूँ, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको भी आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करवा के दिखाने वाला हूँ करके, और वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए सॉल्व करना आपके लिए भी मेरे लिए भी दोनों के लिए ज़रूरी है। आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। चलें, तो आगे की चीज़ें हम देखते हैं। आज देखते हैं क्या है खास आपके लिए, और कौन कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको अगर प्रीवियस ईयर की बुक मिल जाती, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, तो उसमें देखिएगा ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी नहीं बनाना चाहता था मैं, इसलिए 2 क्वेश्चंस रखे हैं। उसके साथ साथ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, nth ऑर्डर काइनेटिक्स, ये इन सभी के कुछ हमने क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन रखे हैं। उसी के साथ उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम उस पर जाएंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें, आगे की चीज़ें जितनी हैं, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, उनको सॉल्व करना ज़रूरी है, उनको देखना ज़रूरी है। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हुआ, चाहे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हुआ, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, न्यूमेरिकल्स जो हैं, वो सॉल्व करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। सारी चीज़ें तभी एक अच्छे डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में जाएंगी जब आप अच्छे से लगे रहोगे। आप अगर लापरवाही कर रहे हो, देन एवरीथिंग बिकम्स एबनॉर्मल, ठीक है। और एबनॉर्मल जब रहेगा ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम टाइम में। तो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे आप बस एक ही चीज़ दिमाग में आएगी कि यार कैसे भी पास हो जाते हैं। तो पास नहीं होना है, अच्छे नंबर गेन करने हैं। और केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा नंबर गेन करना है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होता है 90, 95 प्लस, ठीक है, वो गेन करना है आपको। और वो गेन करने के लिए मैं लगा हूँ, आप कितना लगे हो वो देख लो आप, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये इसमें क्या कह रहा है कि T75% का मतलब है जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब T3/4, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। और ये इक्वल है किसके, 2 टाइम्स ऑफ T50 के, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, इससे एक चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, यानी T½ के इक्वल होगा। T50% का मतलब क्या होगा, T½ तो आपने निकाला ही था, ठीक है, हाफ लाइफ आपने निकाली थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वही फॉर्मूला हम लगा के आगे देख लेते हैं, ठीक है, उसी का फॉर्मूला या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो कि 50% होने में जितना टाइम लग रहा है, उसका दोगुना टाइम लग रहा है, 2 टाइम्स टाइम लग रहा है, क्या कितना होने में, फिर 75% होने में। यानी जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो घट रहा है ना, वैसे वैसे जो रिएक्शन का रेट है वो भी डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, इसी का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे जैसे रिएक्टेंट ख़त्म होते जाता है, रिएक्टेंट कम अमाउंट में बचता है, तो रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ रही बात, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों के, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे है, तो इसी को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसी को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों निकाल ले, T3/4 निकाल लेते हैं और T½ निकाल लेते हैं।
तो T3/4 कितना आएगा भाई? ये सब कैसे लगेंगे? उसी से लगेंगे। कैसे भाई? अरे आपका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया था, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या था? ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं लिखूं तो था 2.303, फोर्थ वाला इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो का फोर्थ वाला इक्वेशन 2.303 अपॉन टाइम, सॉरी अपॉन के, यहाँ पे के रखेंगे, ठीक है, अपॉन के मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 कितना? ए नॉट अपॉन ए, ठीक है, यही तो था। ठीक, अब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था। अब इसी का मैं 3/4 वाला निकाल लेता हूँ। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 का मतलब है 50%, यानी 3/4 फोर्थ पार्ट क्या हो चुका होगा? खत्म हो चुका होगा रिएक्टेंट का, ठीक है, तभी तो 3/4 आ रहा है। 3/4%, 3/4 पार्ट रिएक्शन का भी तभी तो खत्म होगा जब रिएक्टेंट का 3/4 का कंप्लीट हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, ठीक है। तो 3/4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के तो एज यूजुअल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रिएक्शन सेम ही है, ठीक है। और लॉग ए नॉट अपॉन कितना आ जाएगा? ए नॉट अपॉन, ठीक है, रिमेनिंग भाई 3/4 का खत्म हो चुका है तो कितना बचा होगा? बचा होगा कितना? 1/4। तो नीचे रिमेनिंग ही तो लिखते हैं, और रिमेनिंग कितना हुआ? 1/4, यानी ए नॉट बाई 4 बचा होगा, ठीक है। और यहाँ से ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा T3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 4। यही तो आएगा, आएगा कि नहीं? यही आएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रहा है? यहाँ पे log 4 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे log 4 आ गया। ये इक्वेशन आ गई T3/4 की, ठीक है, इसको संभाल के रखते हैं। ठीक, ये तो हमारा जनरल इक्वेशन था। T हाफ की इक्वेशन क्या आएगी? तो T हाफ इज इक्वल टू निकाला भी गया था T हाफ, लेकिन निकाल लेते हैं 2.303 जब हाफ लाइफ निकाले तो निकाले थे ना, अपॉन के मल्टीप्लाई, यहाँ पे था log 2 बेस 10 आया था, ठीक है। अच्छा, ये T/3/4 है, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट को, ठीक है, डिवाइड कर दो सेकंड से। तो फर्स्ट को जब डिवाइड करेंगे सेकंड से, 2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के, दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पे आएगा, देखिए ध्यान से, T3/4 अपॉन T हाफ, ठीक है, T हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ ऊपर लॉग हाँ 4 आ गया और नीचे log 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, log का एक फॉर्मूला होता है, log बताया गया था, log m के पावर अगर n है, ठीक है, बेस 10 में या किस में, ई वाले में भी, ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर होता है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो log m टू द पावर n का फॉर्मूला बन जाता है n log m, ठीक है। अब log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई? log 2 टू द पावर 2, और log 2 टू द पावर 2 अगर लिखूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 2 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं भाई? हो जाएगा। तो यहाँ log 4 की जगह मैं डायरेक्टली, जगह नहीं है तो इसलिए यहीं पे मिटा के मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ log 2 log 2। अब log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा कि T3/4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई T हाफ आ जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था, देख लो ऊपर, देख लो, ये प्रूफ करना था ना, ठीक है, मिल गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो बस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाइए, उस पर वो कंडीशन लगाइए, क्या कंडीशन है, डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा, चाहे वो प्रूफ करना हो, चाहे वो किसी तरह का न्यूमेरिकल हो, दोनों फाइंड आउट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा।
समझ में, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, ठीक है। तो उसी तरह से ये सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इस तरह के और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कोई रिएक्टेंट है ए और उसका चेंज इन कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.0025 मोलर, ठीक है। यानी रिमेनिंग इतना बचा है इन 50 मिनट, 50 मिनट में। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर। 0.01 मोलर के लिए कंसंट्रेशन के लिए आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसकी रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यही होगा। हाँ, अब ये तो कंसंट्रेशन तो बता दिया है, कह रहा है के नहीं बताया, तो के फाइंड आउट करने का तरीका है क्या से भाई, रेट ऑफ रिएक्शन यहीं से फाइंड आउट होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन तो बता दिया है कि इतने कंसंट्रेशन के लिए निकालना है, लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो के निकालने के लिए हमें पता है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो ध्यान से कि ए नॉट की वैल्यू दी है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर, ठीक है। और कह रहा है फाइनल कंसंट्रेशन भी हमने दिया है, ए की वैल्यू 0.0025 मोलर, ठीक है। और कह रहा है टाइम हमने दिया 50, तो 50 मिनट दिया है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो आ जाएगा कितना, 300 सेकंड हो जाएगा ना, ठीक है, 300 सेकंड। अब कह रहा है के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो के इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टाइम कितना है 300, ठीक है। अपॉन इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन वैसे पीछे देखे ही हैं लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ मैं, टी मल्टीप्लाई लॉग, ठीक है, ए नॉट अपॉन ए, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई लॉग ए नॉट कितना है 0.01 मोलर अपॉन ये कितना है 0.0025 मोलर, ठीक है। यही तो है, मोलर नहीं लिखेंगे, हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। समझ में आ रही बात, 0.00255 है यहाँ पे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो k इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2.303 अपॉन 300, ठीक है, और मल्टीप्लाई लॉग, यहाँ पे देखो ये पॉइंट से पॉइंट गया तो पॉइंट से पॉइंट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर ऐसे अगर 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर 10,000 से, यहाँ 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ना, तो ऊपर नीचे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते तो ऊपर आएगा 100 और नीचे आएगा 25 से 100 कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। log 4 आया, log 4 को क्या लिख सकता हूँ, अभी पीछे ही बताया हूँ log 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करना जल्दी ही करना चाहिए। log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2, और log 2 की वैल्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कितनी होती है 0.3010, ठीक है। तो log 2.303 मल्टीप्लाई 2 log 2, और यहाँ पे नीचे कितना है 300, तो 2.303 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.6020 आ जाएगा अपॉन 300, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी k की वैल्यू आती है उसी k की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, इसको पुट कर देना है, दोनों पुट करने के बाद r की वैल्यू यानी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस कंसंट्रेशन आ जाएगा। समझ में क्लियर हुई? तो यही चीज़, यही बहुत कुछ था, आप देखो कुछ था, कुछ नहीं था भाई, सिंपली वही चीज़ें करनी है। रेट ऑफ, आपको केवल और केवल एक चीज़ याद रहनी चाहिए, वो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर वो याद है, हर तरीके का जितने चारों बताए हैं वो सभी बताने आपको याद रहने चाहिए, तीनों चारों, ठीक है। वही याद है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व आउट कर लेंगे। वहाँ देखो टाइम वाला चाहिए था तो टाइम वाला लगाए, यहाँ के वाला चाहिए था के वाला लगाए, के कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। समझ में आए? आगे बढ़े। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगा भाई, तो सेम चीज़ वही है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में थी, ठीक है। बस चेंजिंग आ गई कि अब यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब 2 हो गया, यानी x प्लस वाई ये जो मिला के आएगा वो कितना आ गया, 2 आ गया है,
ठीक है। अब 2 आ गया है तो वहाँ पे यहाँ पे पावर में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वही चीज़ फिर से वही जनरल रिएक्शन लिए हैं, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर ऑफ जो इक्वेशन लिखाएगा रेट इक्वेशन वो क्या लिखाएगा, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट में हमेशा एक ले रहा हूँ क्योंकि हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, जनरली रिएक्शंस में हो सकता है कि 2 रिएक्टेंट या 2 से अधिक रिएक्टेंट रहें, लेकिन अभी हमें क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जनरली क्या ले रहा हूँ, ऐसे ही रिएक्शंस ले रहा हूँ, जनरल रिएक्शन जिनमें, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट एक ही है, समझ में आया। लेकिन ये रिएक्शन, ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट होगा वो ऐसी रिएक्शंस के लिए भी अप्लाई होगा जहाँ पे 2 रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक, क्लियर, आगे बढ़ें। भाई 2 रिएक्टेंट होंगे तो एक ही रिएक्टेंट को आप कंसिडर करो ना, एक ही रिएक्टेंट कंसिडर करके चलो, समझ में आ रही बात, क्योंकि एक टाइम पे एक ही तो चेंज होगा, समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आया। चलिए, तो रेट कैन बी आइडेंटिफाइड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैन बी डिफाइंड एज द, ठीक है। ये रेट का और एक इक्वेशन ये पता नहीं का बताया था, रेट निकालने का क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे रिएक्शन यानी टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो चेंज आएगा। ठीक है, और डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस लगा है, तो 2 इक्वेशंस यहाँ पे भी बने। ठीक है, ये पहला इक्वेशन, ये पहला वाला इक्वेशन, ठीक है, और ये दूसरा इक्वेशन। देखो पूरा तरीका वही सेम है जैसे फर्स्ट ऑर्डर बताया, जैसे वैसे सेकंड ऑर्डर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को लेके चलना है एज यूजुअल, जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपने सॉल्व किया, 0th ऑर्डर सॉल्व किया, वैसे ही सेकंड ऑर्डर में सॉल्व करना है, बस इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट, इक्वेशन में डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंसेस क्या करेंगे, वो डिफरेंसेस से हमें मतलब नहीं है, हमें डायरेक्टली ये देखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आ रहा है उसके, क्योंकि क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं वो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आएंगे, या डायरेक्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दे देगा उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या कोई छोटी मोटी चीज़ है, अब डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, डेरिवेशन थोड़ी पूछा जाएगा। अब मान लो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए सीधे सीधे कह दिया रेट लॉ डिफाइन करो, ठीक है, और रिएक्शन ये है, तो रेट लॉ आपको आएगा तब तो डिफाइन कर पाओगे, रेट इक्वेशन डिफाइन कर पाओगे तभी तो, जब रेट इक्वेशन लिखने आएगा, समझ में आ रही बात। ठीक है, आगे बढ़े, तो ये चीज़ है। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो लिखनी है हमें बनानी है, उसमें 2 इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है जो रेट इक्वेशन लिखा है, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कितना है 2, और दूसरी इक्वेशन हमें मिली है, क्या मिली है, आर इज इक्वल टू रेट इक्वेशन ही है माइनस डी ए अपॉन डी टी, यही तो मिला है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें सॉल्व करना है, तो k इज इक्वल टू ए टू द पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2, और ये दोनों में रेट ही बता रहा है ना, तो दोनों को फिर से क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं आपस में इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 2 लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस डी ए बाई, माइनस को इधर कर लेता हूँ मैं, ठीक है, माइनस को दूसरे साइड लेते आते हैं, माइनस इस साइड रहेगा, ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक है, डी ए बाई हमने कर दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे डी टी इधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ गया माइनस के डी टी आ जाएगा। ठीक है, के डी टी आ गया। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फिर से वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ए से ये प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बना रहा है, ए से प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ए स्टार्टिंग में मान लीजिए ए नॉट था, ठीक है, 0 टाइम पे, और अब जब टाइम टी हो गया है तो ये ए कितना हो गया है, ए हो गया है, किस में कन्वर्जन हो गया है, ए में कन्वर्जन हो गया है। ठीक है, अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसी से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, तो वही लिमिट वही पुरानी वाली है, ए नॉट से ए तक,
ठीक है। और इधर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से t टाइम तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे डी ए बाई कितना आ जाएगा, डी ए बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस के डी टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन बताया था तो बताया था अगर x के पावर कुछ है, ठीक है, और उसका dx से इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जो भी मान लो n पावर में है तो उसमें हम 1 ऐड करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं x टू द पावर n प्लस 1, और उसी जितना पावर में आएगा प्लस करने के बाद उसी से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस सी यहाँ पे क्योंकि लिमिट नहीं है तो प्लस सी लगाते हैं, लेकिन यहाँ लिमिट है तो प्लस सी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा उस टाइम पे, यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा कलर, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्योंकि a अपॉन ए स्क्वायर है, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो a टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, और a टू द पावर माइनस 2 हुआ तो इंटीग्रेशन करने पे आएगा a टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन, डिवाइड भी उसी से करते हैं तो माइनस 2 प्लस 1 से डिवाइड भी कर देंगे, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है a नॉट और अपर लिमिट है कितना है a, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस के टी का वही इंटीग्रेशन होगा, माइनस के, और इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन तो हो गया ना, तो टी का इंटीग्रेशन जब होगा यहाँ पे तो वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा टी, ठीक है, इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 से टी तक आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे आप हैं, और समझोगे नहीं तो फिर होगा कैसे, तो ए नॉट, समझ में, ए नॉट से ए तक, और ये तो यहाँ पे देखिए ए टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाता है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आएगा, तो ए टू द पावर माइनस 1 अपॉन नीचे कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए नॉट टू द ए माइनस के टी, ठीक है। अच्छा, ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचा क्या, ए टू द पावर माइनस 1, या इसी को उल्ट ऐसे लिख दें, रुक जाओ, मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, ए टू द पावर माइनस 1 ना लिख करके हम लिख सकते हैं इसको ए 1 अपॉन ए लिख सकते हैं, और कहाँ से कहाँ तक, ए नॉट से ए तक, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे बचा के टी बचा ना, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ए अपर लिमिट माइनस 1 अपॉन ए नॉट लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी, और ये है हमारा इक्वेशन, कौन सा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है हमारा, यही है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, 1 अपॉन ए टू द अपॉन माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी, ये हमारा बन जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समझ में आ रहा है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, सबको पता है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कह सकते हैं आप, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी, समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही फॉर्म है, इसको अलग अलग फॉर्म में हम बदलेंगे नहीं, यही एक फॉर्म है, यही एक फॉर्म आपको याद करना है, ठीक है। और इसी से रिलेट करके मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इतना चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, ये फॉर्मूला मैंने पिछला ही, ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है पहले ही बताया था, बेसिक वीडियो जो हमने बनाई थी, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, और उसी फॉर्मूला का हमने बताया था कि आगे जितने भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे उन सभी में इन फॉर्मूला का, वही 5-6 फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है, ठीक है, उन्हीं को यूज़ करके ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको जल्द आराम से समझ में आ जाएगा, क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे इस स्लाइड पे मैं लिख लेता हूँ, हमारा इक्वेशन आया था, वेट अ मिनट, इक्वेशन आया था 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू कितना, के टी, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा अगर बना के लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है,
अरे आप अपनी आंखें तेज करिए थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ दिखा? अब कुछ दिखा है? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? देखो ए नॉट तो सेम है, ए नॉट भाई इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो तो चेंज होगा नहीं, तो वो तो फिक्स हो गया, सी फिक्स है। एक्स यानी टाइम चेंज हो रहा है, किसके साथ चेंज हो रहा है? रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होती जाएगी, ए की वैल्यू चेंज होगी, वाई भी चेंज हो रहा है। यानी अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके किसके बीच होगा भाई? टाइम के बीच और 1/a के बीच, ठीक है, इन्हीं के बीच होगा, ठीक है, 1/a के बीच। और यहाँ पे इस केस में इसमें देखो कि जो स्लोप बन रहा है, स्लोप आपको मिल रहा है वो कैसा है? स्लोप पॉजिटिव है भाई, स्लोप पॉजिटिव। देखो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? m इज इक्वल टू आएगा k, और k पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। जब निगेटिव था तो ऐसे बन रहा था कि नहीं बन रहा था, ठीक है, इस तरह से बना रहे थे हम। लेकिन अब पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ बनेगा तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ बनेगा तो, और एक इंटरसेप्ट भी है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि फिक्स क्वांटिटी। तो फिक्स क्वांटिटी मान लीजिए टाइम के साथ, ठीक है, जब जीरो टाइम होगा तो 1/a इज इक्वल टू कितना होगा? 1/a नॉट, ठीक है। यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये पूरी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी ना, तो 1/a इज इक्वल टू 1/a नॉट। तो मान लीजिए ये 1/a नॉट कहाँ है? यहाँ पे, और यहाँ के बाद टाइम की वेरिएशन जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे क्या होता जाएगा? ये इंक्रीज होता जाएगा टाइम और 1/a का इंक्रीमेंट दिखेगा और ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है आपका इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच क्या मिल जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझ में आया? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फॉर किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, काइनेटिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ई नहीं है, ऐसा है केवल, ठीक। समझ में आया? समझ को समझो। हाँ, क्लियर हो गई? इतनी बातें क्लियर हुई? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो इसी तरह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह सेम एज जो आगे जितने फॉर्मूले आते हैं ना, चाहे वो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स हुआ, चाहे फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स हुआ, चाहे अदर जितने भी हैं, ठीक है, उन सभी को हम क्या करते हैं? जनरल ऑर्डर में रखते हैं, जिसको हम nth ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी ऑर्डर काइनेटिक्स का, किसी ऑर्डर का रिएक्शन है अगर, ठीक है, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है? कुछ जनरल चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। और वो जनरल चीज़ क्या है वो हम बताते हैं, क्योंकि मैं थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की मैं पूरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। आपको डायरेक्ट इक्वेशन बताऊंगा और आपको ये ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। समझ में? ठीक है, तो आइए चलिए देखिए। तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, अब थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जब हमें इक्वेशन लिखना है तो फिर से वही करना, मुझे नहीं लगता कि आप इतने बड़े हो गए हैं तो ठीक है फिर से वही काम करिए, वही पीछे की चीज़ें करिए। तो अभी सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए जो आपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपने निकाला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसी से रिलेट करता है आगे का जितना भी आएगा, ठीक है, चाहे वो nth ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, फिफ्थ ऑर्डर हो, ठीक है, वो सभी रिलेट करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का लिख लेते हैं, 1/p इज इक्वल 1/a, p नहीं था, 1/a अपॉन 1/a नॉट इज इक्वल टू kt, यही था, ठीक है, समझ में। अब अगर मैं थर्ड ऑर्डर का निकालूं, ठीक है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है वो आता है 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में 1/a स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू kt, ठीक है। जब हम फोर्थ ऑर्डर का निकालते हैं,
फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब आप करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो क्या होता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन आता है, वो आता है 1/3 1/a का स्क्वायर यानी रिमेनिंग a के क्यूब माइनस 1/a0 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू KT। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे जो भी अलग अलग ऑर्डर्स आएंगे उन सभी के लिए ऐसे बढ़ते चला जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, हम एक चीज देख रहे हैं कि जब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स था, ठीक है, तो a के पावर में जितना और जिस ऑर्डर का काइनेटिक्स है उससे एक कम पावर है। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो एक कम पावर, ठीक है, स्क्वायर लिखा है। फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स है तो एक कम पावर में है, और जितना पावर में है उतना ही के रेसिप्रोकल से उससे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, जितना पावर में है उतना ही के रेसिप्रोकल से, ठीक है, उसी साइड हम क्या किए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन किए हुए कि नहीं? ठीक है, या 1/3 को इधर भेज दो तो यही इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाएगी। ध्यान से देखिए, यही इक्वेशन अगर मैं इसको इन सबको मिटा के ऐसे लिख दूं, वेट अ मिनट, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर 3KT लिख दें और यहाँ 2KT लिख दें तो आपको कुछ दिखेगा? अब देखो परमानेंट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पावर में 1 था, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पावर में 2 है, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए पावर में 3 है, और केट ये कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1 का मल्टीप्लिकेशन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन केटी में, और फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, और यहाँ पे जो इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो अगर यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर छोड़ के सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर जितना आते हैं उन सभी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ऐसे ही होता है, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। और ग्राफ किसके बीच बनेगा? A, ठीक है, अगर जो भी है उसका एक कम करके पावर लगा दो। मान लो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है तो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके 4 में से 1 माइनस किया, कितना आया? 3 पावर लगा दिया, और टाइम के बीच में हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा 1/A0 हो जाएगा। और हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ऐसे मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी? इसी तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये हमेशा हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक सेकंड ऑर्डर से ऊपर, सेकंड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से ऊपर जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं उन सभी के लिए आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में लिख सकते हैं, और सभी के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। समझ में क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुई बातें? तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? ये जनरल फॉर्म है, इसी जनरल फॉर्म को निकाल के देखा गया है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन निकाल के क्या फायदा? ठीक है, आप जनरली पढ़ो ना। आपको इक्वेशन से मतलब है, डेरिवेशन से मतलब है नहीं। आपको इक्वेशन से मतलब है और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बस इतना याद रखो कि जब सेकंड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर के ऊपर की काइनेटिक्स आएगी तो हमेशा जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव स्लोप बनाता है। ठीक है, अब पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये हो गया कि ऊपर की तरफ ये सीधे जाएगी लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बनती है पॉजिटिव स्लोप में। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बस इतना करना है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में। क्लियर? आगे बढ़ें। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, या अब आते हैं nth ऑर्डर पे। तो nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि भाई हमने बताया कि nth ऑर्डर किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख रहे हैं तो पावर में क्या कर दीजिए? एक कम कर दीजिए। ठीक है, जो पावर्स आ रहे हैं उनमें एक 1 कम कर दीजिए, और केटी के साइड जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें उस नंबर में भी एक कम कर दीजिए। तो अगर मुझे nth ऑर्डर का लिखना है, ठीक है, nth ऑर्डर का लिखना है तो एक कम लिखूंगा, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? 1/A⁻n - 1 माइनस 1/A0⁻n - 1 इज इक्वल टू n-1, ठीक है, KT। ठीक, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ किसका? nth ऑर्डर। समझ में आ रहा है? ये nth ऑर्डर के लिए हो जाएगा। अब देख लो, इसमें भी वही चीज़ है कि भाई ये जो अगर A0 को इधर हम करें तो ये फिर से वही y = mx + c से, ठीक है, रिलेट करेगा, और रिलेट करेगा तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका भी कर सकते हैं। क्या बनेगा?
क्या बनेगा भाई, वही बनेगा यहाँ से पॉजिटिव स्लोप वाला, ठीक है। और यहाँ पे किसके बीच हम ग्राफ बनाएंगे, a⁻n-1 और टाइम के बीच, ठीक है। और वेरिएशन ऐसे ही होगा, और ये क्या होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा आपका 1/a⁻n-1। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, क्योंकि आपका जो इक्वेशन अब मिल रहा है ना वो जनरल इक्वेशन मिल गया है, और जनरल इक्वेशन सब पे अप्लाई हो रहा है, किस पे, यानी सब पे। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं, इस पॉइंट को हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये जनरल इक्वेशन जो है ये सब पे अप्लाई हो रहा है, सारे इक्वेशंस पे, यानी सेकंड ऑर्डर के आगे आपको पॉजिटिव स्लोप मिलना है, और इस इक्वेशन को याद करके इस जनरल इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, उसके साथ साथ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। चीज़ें क्या थी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जितना है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर या nth ऑर्डर, ठीक है, ये सभी केवल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में लगवाए वो क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का ही वो क्वेश्चन है, PYQ का ही क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करिए, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक या जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है वहाँ से। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।